हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट और केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं केवीएस और सीटेट में। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है। इसे ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको निकल कर आएंगे एक ही प्रश्न से। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सीखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका संख्यात्मक अभिव्यंजन है, कह रहा है कि इनमें से किसके अंतर्गत समृद्ध होगी। तो परिमेय संख्याएं व्यकलन अर्थात घटाव के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि गुणा के अंतर्गत समृद्ध होती है, वो भी होती है। परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है और परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। तो यहाँ तीन ऑप्शन सही है, लेकिन तीनों यहाँ पर सही हो नहीं सकते। सही होगा सिर्फ एक, और कौन सही होगा उसको सिर्फ आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ योग है ना, तो ये योग के अंतर्गत समृद्ध होगी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग होगा तो हमेशा एक परिमेय संख्या आता है और वो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस दे दिया गया है तो आपको माइनस आएगा। तो ये योग के अंतर्गत समृद्ध होगी। क्या होगी? योग के अंतर्गत समृद्ध होगी। यहाँ पर यदि घटाव होता तो घटाव के अंतर्गत भी समृद्ध होती, गुणा होता तो गुणा के अंतर्गत भी वो समृद्ध होती। लेकिन यहाँ पर समृद्ध का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि समृद्ध हम लोग किसे कहते हैं। समृद्ध कहने का अर्थ ये है कि परिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। यदि परिमेय संख्या ठीक है ना, का हम योग करें परिमेय संख्या के साथ और निकल करके आए पुनः परिमेय संख्या, पुनः क्या आए परिमेय संख्या, तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्या है? समृद्ध है। उस स्थिति में क्या कहेंगे कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध है। उसी तरह से अंतर के अंतर्गत परिमेय और परिमेय का अंतर कराएं, पुनः परिमेय आए तो वो भी अंतर के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध होती है। यदि यहीं पर गुणा कराएं परिमेय और परिमेय में और परिमेय आए तो पुनः क्या होती है? गुणा के अंतर्गत समृद्ध होती है। और यदि यहीं पर भाग कराएं तो भाग परिमेय संख्या क्या होती है? समृद्ध नहीं होती, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है आपका -1/2 और दूसरी परिमेय संख्या है 0/1। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये इनका हम लोग करेंगे योग, इनका हम लोग चेक करेंगे कि योग के अंतर्गत है कि नहीं, अंतर के अंतर्गत है कि नहीं, गुणा के अंतर्गत है कि नहीं और भाग के अंतर्गत है कि नहीं समृद्ध। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दो परिमेय संख्याओं को जोड़िएगा तो क्या आएगा? -1/2। तो क्या है? एक परिमेय संख्या है अर्थात योग के अंतर्गत ये समृद्ध है। उसी तरह से अंतर कीजिएगा तो पुनः -1/2 और ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है अर्थात ये अंतर से भी क्या है? आपको समृद्ध है, अंतर के अंतर्गत भी। यदि हम इनका गुणा कराएं तो -1/2 में यदि आप 0 से गुणा कराएं तो क्या आता है? 0 आता है। 0 कहने का क्या है? 0/1। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है अर्थात ये गुणा के अंतर्गत भी क्या है? समृद्ध है। लेकिन यदि हम यहीं पर भाग कराते हैं तो यहाँ पर क्या है? आपको परिमेय संख्या -1/2 है और 0/1 में इसे हम लोग भाग कराएंगे तो निकल कर क्या आएगा? ये इस टर्म को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का अर्थ ये है कि ये कोई संख्या है -1/2 और यहाँ पर कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और किसी भी संख्या का हर यदि 0 हो जाए तो वो संख्या क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अर्थात भाग के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अपरिभाषित हो सकती हैं। यहाँ पर भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होती हैं, सभी के साथ समृद्ध होंगी। सिर्फ एक कंडीशन में, जब उसके हर में 0 आ जाए तो वो समृद्ध नहीं होती। अब जब समृद्ध एक के लिए नहीं होगी तो सारे के लिए इसको अमान्य माना जाएगा कि ये समृद्ध नहीं है भाग के लिए परिमेय संख्याएं। तो आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जब भी हम लोग परिमेय और परिमेय का योग करें, परिमेय आए तो योग के अंतर्गत समृद्ध है, माइनस करें परिमेय आए तो भी माइनस के अंतर्गत समृद्ध है, और यदि हम लोग गुणा करें और पुनः परिमेय आए तो गुणा के अंतर्गत समृद्ध है। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि यहीं पर भिन्न की बात करें कि भिन्न संख्याएं कैसी होती है, भिन्न संख्याएं, तो आप जानते होंगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है और q कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन भिन्न संख्याएं क्या होती है? जिसका अंश और हर दोनों क्या हो? धनात्मक हो। जिसका अंश भी धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो वो आपको भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 1/2, 3/7 चाहे कुछ भी पॉजिटिव संख्याएं जो है, पॉजिटिव संख्याएं कहने का पॉजिटिव परिमेय संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? भिन्न संख्याएं होती हैं। तो भिन्न किसके अंतर्गत समृद्ध होती है? यदि ये आपको जानना है तो सिर्फ आपको भिन्न जोड़ में
और आपका गुणा में समृद्ध होती हैं, बाकी के बाकी सभी में वो असमृद्ध होती हैं। जोड़ और आपका गुणा के लिए भिन्न संख्याएं समृद्ध होती हैं। आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 है, पुनः यहाँ पर 1/3 है, इनको जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, भिन्न आएगा, ठीक है, हमेशा भिन्न आएगा। उसी तरह से 1/2 में यदि गुणा करा दीजिए आप 1/3 से, तो ये भी क्या आएगा, हमेशा एक भिन्न आएगा। इसलिए ये आपको जोड़ और गुणा के अंतर्गत भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं। तो आशा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। जब भी आपको समृद्ध वाले प्रश्न आएंगे तो आसानी से बना लेंगे। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक पार्क में 784 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? और कह रहा है कि व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या, जो पंक्ति में पौधों की संख्या है ना, पंक्ति की संख्या के समान हो। जो 784 पौधे हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जितने पंक्ति हो अर्थात रो हो, उतने ही क्या हो, उनकी संख्या हो, जो नंबर हो पौधों के। अर्थात यदि हम एक रो की बात करें तो उनका जो नंबर होगा वो भी 1 होगा। इनका गुणा किसके बराबर होगा, इन पौधों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 784 किसके बराबर होंगे, x इंटू एक्स के बराबर होंगे। अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 784। तो यदि हम x की बात करें तो √784 हो जाएगा, ठीक है। और इनका वर्गमूल करें तो ये हो जाएगा 28। अर्थात इसमें जो रो की संख्या है वो 28 है, और जो यहाँ पर पौधों है वो भी क्या है, एक में 28 है। तो आशा है कि आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इधर से कैलकुलेशन करते हैं। तो इधर से कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन क्या आएगा, ये 121 है, 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 70 में 11 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 81। यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन क्या होगा, इसका वर्गमूल 81 का निकलेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में ध्यान दीजिए, अब यहाँ से टोटल यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ से यहाँ तक 91 में 9 जुड़िएगा 100 आएगा। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल आपको 10 होता है। तो 10 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर है। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है Q एक प्राकृतिक संख्या है। Q क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और P का वर्ग है। P का क्या है, आपको वर्ग है। Q क्या है, P का वर्ग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यदि हम यहीं पर P की बात करें, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में तो इधर जाकर के रूट के अंदर कर देगा Q को, अर्थात रूट अंडर Q होगा। तो P क्या है, यहाँ पर Q का वर्गमूल है, Q का वर्गमूल है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न का है कि ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है पाई चार्ट कहलाता है। आप तो जानते ही होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ABC 3 परिमेय संख्या है, जहां A, B और C का यहाँ पर वैल्यू दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर ये संख्याएं आपको दी हुई है, कह रहा है कि इसमें क्या, यहाँ पर देखिए भाग है, तो भाग के अंतर्गत कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। देखिए यहाँ पर जोड़ है, और जोड़ के अंतर्गत ये सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको इस तरह से जोड़ें या फिर इस तरह से जोड़ें, दोनों बात आपका बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें ABC का वैल्यू रखिए, इसमें भी ABC का वैल्यू रखिए, जोड़िएगा, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का क्या है, बेस समान है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। बेस जब भी आपको समान होता है, अर्थात a की पावर m इंटू a की पावर यदि n हो जाए, दोनों का बेस क्या है, समान है, तो उस स्थिति में पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं, a की पावर m प्लस n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर पावर जुट जाएगा, तो 5/7 के पावर क्या हो जाएगा, 4 और -3 जुटेगा तो पावर में 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये 5/7 है, और इसका पावर क्या दिया हुआ है, 5x - 2 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका बेस और इसका बेस दोनों क्या है, समान है, तो पावर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात 1 = 5x - 2 हो जाएगा। 2 इधर आएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए यदि हम x की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, 3/5, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए बाय बाय।